प्रथम भाव हमें क्या देता है? प्रथम भाव हमें देता है मनोवृत्ति, मनोवृत्ति अर्थात एटीट्यूड। ठीक है। और साथ में क्या देता है? व्यवहार, व्यवहार अर्थात बिहेवियर। क्योंकि हम देख रहे हैं हिंदी और इंग्लिश में लोग अटक रहे हैं, तो संपूर्ण हिंदी होने के कारण लोग उसे समझ नहीं पा रहे हैं कि भाई ये चल क्या रहा है जीवन में। ठीक है। व्यवहार, बिहेवियर। ठीक है। फिर प्रथम भाव क्या देखता है? देता है प्राथमिकता। किस चीज को हम प्रायोरिटी दे रहे हैं, वह प्रथम भाव है, फर्स्ट हाउस है। भौतिक शरीर, जो हमारा शरीर है जिसे हम देहा कहते हैं, यह जो है वह प्रथम भाव ही हमें देता है, जिसे हम फिजिकल बॉडी इंग्लिश में कहते हैं। दिखावट, दिखावट, दिखावट अर्थात क्या है? अपेरेंस। अपेरेंस जो है वह भी हमें प्रथम भाव देता है, जिसे हम प्रभाव भी कहते हैं, दिखावट भी कहते हैं। अपेरेंस भी क्या देता है? हमें प्रथम भाव देता है। उसके बाद स्वप्रयासों से लाभ। स्वप्रयास अर्थात जो हम अपने प्रयास से लाभ को प्राप्त करते हैं, वह लाभ कहाँ से हमें मिल रहा है? वो प्रथम भाव से मिल रहा है। ठीक है। अब इसके नीचे एक छोटा सा और हेडिंग डालिएगा, प्रथम भाव। अब इसे कैसे समझते हैं इसे लिख लीजिएगा। ठीक है। प्रथम भाव में बैठा हुआ ग्रह, प्रथम भाव में बैठा हुआ ग्रह हमारे रूप, रंग, सोचने के तरीके और क्षेत्रों पर प्रभाव डालता है। अर्थात जो हमारे सोचने के तरीके हैं उसके ऊपर प्रभाव डालता है। उसके साथ में जो हमारे रूप रंग है, अर्थात प्रथम प्रथम भाव में सूर्य बैठ जाए तो मेलेफिक बेनिफिक सबको छोड़ के हम बात करेंगे, तो वहां क्या रिजल्ट वह दे रहा है? सूर्य वहां हमें सौंदर्य दे रहा है। सूर्य क्या है? लालिमा है। तो हमारे चेहरे पे एक सौंदर्य दे रहा है। यदि शुक्र बैठ जाए तो क्या वो वह व्यक्ति आकर्षक हो जाएगा, क्योंकि उसके रूप रंग को शुक्र दे रहा है। शुक्र यदि वहां बैठा है तो अपने कारक तत्वों को, अपने सिग्निफिकेटर को तो देगा ही, और निश्चित देगा। इसे हम देख लेते हैं। ठीक है। जैसे मान लीजिए कल जिस कुंडली पे हम चर्चा कर रहे थे कि चौथे भाव का स्वामी यदि प्रथम भाव में बैठ जाए तो वो हमें क्या देता है? चौथे भाव का स्वामी यदि प्रथम भाव में बैठ जाता है तो हमें क्या देता है? प्रथम भाव में यदि बैठ जाए वो, तो दिखा या क्या रहा है वो? कि वह अपने माँ के प्रभाव में होगा, माँ के अपेरेंस में होगा, वह माँ के प्रभाव में होगा। ठीक है। ऐसे जातक माँ के प्रभाव में होते। यदि नौवे भाव का स्वामी, जो नाइन्थ नाइन्थ हाउस है, नाइन्थ लॉर्ड जो है, वह जाकर लग्न में बैठ जाए, फर्स्ट हाउस में बैठ जाए, तो वह अपने पिता के प्रभाव में होगा, जो मैंने पहली या दूसरी क्लास में आप लोगों को बताया था। फिर मैं उसे आज समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि हमें यह दिख रहा है आप लोगों के स्टडी से कि अभी आप लोग 12 भाव को समझ नहीं पा रहे हो। जब 12 भाव आप लोग समझ लोगे तो और अच्छे से आप क्लियर कर लेंगे। ठीक है। तो ऐसे ही हम पहले भाव को देखते हैं। दूसरा भाव, दूसरा भाव क्या है? धन है, भोजन है, हमारा पालन पोषण है, हमारा संस्कार है, हमारी वाणी है, हमारा कुटुंब और पूरा परिवार। ठीक है। धन, वेल्थ, भोजन हमारा जो फूड है, फूड हम क्या लेंगे बात, पालन पोषण, अपब्रिंगिंग, संस्कार अर्थात जो हमारे संस्कार होते हैं, वाणी, स्पीच, कुटुंब, पूरा परिवार, जो हमारा पूरा फैमिली होता है वह। इन सबको हम दूसरे भाव से देखते हैं। अब कैसे देखते हैं उसे समझिए, क्योंकि मैंने पहले सबसे पहले ही बताया आप लोगों को, मैं आज वो दे रहा हूं जो एडवांस का टॉपिक है। दूसरे भाव में बैठे ग्रह हमारे धन के स्रोत को दर्शा, हमारा जो धन का स्रोत है ना, उसे कौन दर्शा रहा है? दूसरे भाव का ग्रह। इसे समझ लीजिएगा, आराम से वीडियो को देखकर लिखते जाइएगा। हमारी वाणी, हमारी वाणी कैसी होगी वह कौन दर्शा रहा है? दूसरा भाव। हमारे खान पान कैसे होंगे वह कौन दर्शा रहा है? दूसरा भाव। हमारी आदतें कैसी होंगी वह कौन दर्शा रहा है? दूसरा भाव। इन सब के बारे में कौन जानकारी दे रहा है? हमें दूसरा भाव हमें जानकारी देता है। ठीक है। तो इन सब से संबंधित मान लीजिए यदि राहु बैठ जाए दूसरे भाव में,
तो खान पान क्या करेगा, सत्यानाश कर देगा। जैसा तैसा हम खाएंगे। व्यक्ति मांस मदिरा का भक्षण करेगा। यदि वहां राहु बैठ गया तो क्या देगा, वाणी में। वाणी में वह व्यक्ति नीचता लाएगा। नीचता अर्थात गाली गलौज करेगा। अच्छी वाणी उसकी नहीं होगी। यदि गुरु बैठ जाए तो अब बहुत अच्छे भोजन करेगा। क्या करेगा, बहुत अच्छी भोजन लेगा वह भी सात्विक। सात्विक कौन, जिसमें तेल मसाले का बहुत कम प्रयोग किया जाता हो, सात्विक भोजन लेगा। उसके साथ उसे मांस मदिरा इन सब से कोई लगाव नहीं होगा। वह क्या है, दूसरा भाव है। ठीक है। अब तीसरे भाव की हम बात करते हैं। तीसरा भाव लिख लीजिएगा। तीसरा हो क्या है, हमारा पराक्रम है। ठीक है जी। तीसरा भाव क्या है, हमारा पराक्रम है, हमारा साहस है, हमारे शौक, जो हॉबीज हमारी होती है, वह तीसरा भाव है। आकर्षण, हम अट्रैक्ट किस प्रकार से होते हैं, अट्रैक्शन कहाँ से होता है, वह तीसरा भाव है। लेखन, राइटिंग, तीसरा भाव है। छोटी यात्राएं, तीसरा भाव है। निवास स्थान का परिवर्तन अर्थात चेंज ऑफ रेसिडेंस प्लेस जो आपका है, उसे आप यदि चेंज कर रहे हैं तो वो क्या है, तीसरा भाव है। संचार, संचार अर्थात कम्युनिकेशन, जो मैं बार बार कहता हूँ। निवास परिवर्तन, जो मैंने अभी जस्ट आप लोगों को बताया, रेसिडेंस चेंज। छोटे भाई बहन, इसे भी कहाँ से देखते हैं, तीसरे भाव से देखते हैं। आयोग, आयोग अर्थात जो कमीशन ये सब होता है ना, वह भी तीसरा भाव होता है। जो छोटी छोटी गैजेट्स हम लोग प्रयोग में लाते हैं, जैसे फोन लैपटॉप, ये सब क्या है, तीसरा भाव है। ठीक है। सामाजिक मीडिया, सामाजिक मीडिया पता है किसे कहते हैं, वही जो सोशल मीडिया जिसके थ्रू हम लोग अभी क्लास कर रहे हैं। डॉक्यूमेंटेशन, दस्तावेजीकरण, यह कहाँ से, तीसरे भाव से है। इन सबको हम तीसरे भाव से देखते हैं। ठीक है। तीसरा भाव को हम समझेंगे कैसे, उसे समझ लीजिए। तीसरे घर में जो भी ग्रह बैठता है वो हमारी रुचि को दिखाता है। रुचि अर्थात रुचिता जी को नहीं दिखा रहा है, रुचि को दिखा रहा है। रुचि जो हमारी हॉबीज होती हैं, जो हमारे शौक होते हैं, उसे वो दिखा रहा है। ठीक है। इससे यह भी पता चलता है, ध्यान रहे, कम्युनिकेशन में हम कितने कौशल है, हम हमारे पास अर्थात कितने हम अच्छे हैं, कम्युनिकेशन स्किल हमारे पास कितना अच्छा है, वह कौन दिखा रहा है, तीसरा भाव। जैसे मार्केटिंग भी तीसरा भाव है। क्यों है, क्योंकि मार्केटिंग में हम क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन। किसी के सामने हम किसी चीज को प्रेजेंट करते हैं, तब वो हमारे सामान को या हमारी चीजों को वो खरीदता है ना। तो प्रेजेंटेशन वो क्या है, वो भी तीसरा भाव है। अब चौथा भाव को समझिए। चौथा भाव क्या है, रेसिडेंस, हमारा सबसे पहले निवास स्थान, जो तत्काल परिवार जो हमारा है, जो इमीडिएट फैमिली है, वह भी तीसरा भाव है। एक छत के नीचे जिस परिवार के साथ हम रहते हैं, वह तीसरा भाव है। इस घर से क्या देखा जाता है, सुख सुविधा, हमारे कंफर्ट है, जो हमारी लग्जरी है, जो विलासिता हमारी है, वह हम कहाँ से देखते हैं, दूसरे भाव से, माफ करना, चौथे भाव से देखते हैं। और मन की शांति, यह कहाँ से देखते हैं, यह भी हम चौथे भाव से देखते हैं। जैसे पीस ऑफ माइंड, कोई व्यक्ति यदि मन से शांत नहीं है तो वो डिसीजन गलत भी ले सकता है, जो मैंने पहले भी आप लोगों को बताया। ठीक है। तो पीस ऑफ माइंड, मन की शांति कहाँ, चौथा भाव है। माँ कहाँ है, चौथा भाव है। जो घरेलू सुख हमें मिलता है ना, वो कहाँ से होता है, वह भी चौथे भाव से हमें मिलता है। ठीक है, जिसे डोमेस्टिक हैप्पीनेस कह सकते हैं। जो रियल एस्टेट का काम होता है, जो जमीन का, और खासकर यदि चाहे आप लोग तो कैमरा ऑन कर लें तो बेहतर रहेगा, कोई तो एक ऑन होना चाहिए। तो रियल एस्टेट और इन सब चीजों को लेकर
जैसे रियल एस्टेट है, वास्तु है, यह कहाँ से आ रहा है? चौथे भाव से आ रहा है। ठीक है, क्योंकि वास्तु अर्थात क्या होता है? वास्तु हम किसे कहते हैं? वास्तु हम कहते हैं चीजों को सेट, अर्थात चीजों को व्यवस्थित करके रख दिया जाए, चीजों को सेट करके एक जगह रख दिया जाए, वो क्या हो गया? हमारा वास्तु हो गया। तो वास्तु भी चौथा भाव है, क्योंकि हम घर में सेट करते हैं उसे। रियल एस्टेट का जो भी जितना भी काम हो, जैसे जमीन का हो और भी चीजों का हो, वह कहाँ से हम देखते हैं? वह भी चौथा भाव है। ठीक है, वाहन, वाहन अर्थात जो विकल्प होते हैं, वह कहाँ से आएंगे? वह भी चौथे भाव से आएंगे। ठीक है, उसके बाद माँ, मदर, मदर को हम कहाँ से देखेंगे? वह भी चौथे भाव से देखेंगे। ठीक है, फिर निजी जीवन, जो हमारे निजी जीवन होते हैं, निजी जीवन जैसे जो हमारी प्राइवेट लाइफ होती है, वह हम कहाँ से देखते हैं? चौथे भाव से देखते हैं। ठीक है, अब चौथे भाव को समझते कैसे हैं, इसे भी समझ लीजिए। ठीक है, चतुर्थ भाव से हमारे मन को दर्शाता है। सबसे पहले क्या है? वहां हमारा मन है। यदि चौथे भाव में कोई मेलिफिक प्लैनेट बैठ जाए तो हमारे मन को क्या करेंगे वो आप स्वयं जानते हैं। ठीक है, हमारी मन की जो स्थिति है ना, वो बहुत ही अलग हो जाएगी। हम इमोशनली अनस्टेबल रहेंगे, स्टेबल नहीं रहेंगे। इमोशनली जो है वो अव्यवस्थित हो जाएंगे। आप लोग हिंदी समझना प्रारंभ कर दीजिए, क्योंकि पता नहीं क्या हम ज्यादा हिंदी ही बोलते हैं। और जो भावनाएं हमारी होती है ना, वो मन के अंदर ही होती हैं। हमारा जो मन होता है, मन के अंदर ही हमारी भावनाएं होती हैं। इसलिए हमारे भावना को जब ठेस पहुंचता है तो हम मन से दुखी होते हैं, और जब मन दुखी होता है तो चौथा भाव खराब हो जाता है। ये दो पहलू में इसे लीजिएगा। यदि चौथे भाव में कोई ग्रह खराब आकर बैठ गया तो चौथा भाव खराब। यदि किसी कारण आपने अपने मन को स्वयं दुखी कर लिया तो भी चौथा भाव खराब। ठीक है, जब इस भाव पे किसी प्रकार की क्षति पहुंचती है ना, इस भाव पे किसी प्रकार जब कोई मैलिफिक प्लैनेट का दबाव आता है, कोई मैलिफिक प्लैनेट इस भाव को देखते हैं, तो वहां स्थितियां यह बन जाती है कि वह व्यक्ति भावनात्मक रूप से असंतुलित हो जाता है। असंतुलित अर्थात भावनात्मक, इमोशनली जो स्टेबिलिटी उसकी होती है ना, वो हट जाती है। वो इमोशनली स्टेबल नहीं रह पाता है। वह अपने आप में बहुत असुरक्षित महसूस करता है। असुरक्षित जैसे कहा जाए, इनसिक्योरिटी उसे लगता है अपने मन में, क्या होगा क्या नहीं होगा, एक डर की भावना उसमें रहती है। यदि अच्छी चीजें यहाँ से एक और निकलती है क्या? यदि अगर खराब है तो व्यक्ति विदेश यात्रा करता है। ठीक है, विदेश यात्रा करता है यदि यह घर खराब उसका हो तो। अब विदेश यात्रा वो कैसे करेगा? जब आपका चौथा भाव खराब रहेगा, अपना आपका अपना घर खराब रहेगा, तभी आप विदेश में या कहीं बाहर जाकर बसेंगे। यदि आपके जन्म स्थान पे जहां आपका जन्म हुआ है, वहां यदि आपका घर नहीं बन पा रहा हो या घर वहां नहीं है, तो आप कहीं दूसरी जगह ही जाओगे। इसलिए विदेश में वह व्यक्ति बसता है। एक अच्छी चीजें हैं, यदि वह व्यक्ति विदेश में बैठ जाए तो उसकी सारी समस्याएं भी ठीक हो जाएंगी। यह भी तय है। इसे यूटिलाइजेशन कहते हैं। जी बताइए रुचिका, क्या प्रश्न है? तो कई बार विदेश में रहते हुए भी लोग यहाँ प्रॉपर्टी वॉपर्टी घर वर बहुत कुछ रहता है, फिर उनका कैसे रहता है सर फिर? इससे उनका इसलिए रहता है, इसे समझिए आप। मैंने जो बताया, ठीक है, कि चौथे भाव, मान लीजिए मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जिस व्यक्ति का यहाँ घर नहीं हो। मैंने एक उदाहरण के तौर पे रखा है इसे, कि किसी व्यक्ति का घर नहीं है, ठीक है, या घर में उसे शांति नहीं मिल रही। आपका घर है, 2 4 10 आपके मकान है, परंतु आप उस मकान के अंदर आपको लग रहा है बहुत अलग सा कि भाई मैं यहाँ क्या करूंगा, कैसे रहूंगा, कहीं बाहर चल जाऊं। और व्यक्ति घर से बाहर निकलता है, उसकी स्थितियां ठीक हो जाती है। बहुत ऐसे व्यक्ति आपको मिलेंगे जो आपको बोलेंगे, अरे यार घर में आ गए तो क्या हो गया, हमारे साथ क्या नहीं हो गया, और जैसे ही वह बाहर चला जाता है उसकी सारी जो खराबियां होती हैं वो ठीक हो जाती हैं। इसे हम ऐसे लेंगे, ठीक है। ठीक है सर।
पांचवें भाव को हम देखते हैं, पंचम भाव। पंचम भाव क्या है हमारा? सबसे पहले बुद्धि है, इंटेलिजेंस, विवेक हमारा है, विजडम। जो मंत्र साधना वगैरह हम करते हैं ना, वह भी पांचवें भाव से आता है। जो मैं बार बार आप लोगों से कहता हूँ, पास्ट कर्मा, ठीक है, जो पिछले जन्म के जो हमारे अच्छे या बुरे कर्म हैं, इसे पुण्य कर्मा नहीं लिखिएगा, या अच्छे या बुरे कर्म हैं, ना ये अच्छे हैं ना ये बुरे हैं। वो आपके कुंडली से पता चलेगा कि भैया वहां यदि मेलिफिक प्लैनेट बैठ जाए तो बुरे कर्म है, यदि बेनिफिक प्लैनेट बैठ जाए तो अच्छे कर्म है। इससे ही डिसाइड हो जाएगा वो, ठीक है। तो पास्ट लाइफ गुड और बैड कर्मा क्या है? पांचवा भाव। जो हमारे बच्चे हैं, चिल्ड्रन, उसे हम पांचवें भाव से देखते हैं। रचन रचनात्मकता क्या है? क्रिएटिविटी कहाँ से आएगा? या पांचवें भाव से आएगा। जैसे बच्चे क्या क्रिएटिविटी करते हैं, कभी कुछ बना लेगा, कभी कुछ कर लेगा, वो हो गए। कलात्मक कौशल, आर्टिस्टिक स्किल। आर्टिस्टिक जो स्किल होता है, जो अलग अलग प्रकार के लोग ड्राइंग वगैरह कर लें, ये सब कर लें, मूर्तियां बना लें, वो क्या है? पांचवा भाव है। पांचवा भाव व्यक्ति का बहुत अच्छा है फिर। एडवाइजरी, सलाह, कहाँ से? पांचवे भाव से ही है। शिक्षा जो हमारा है, वह भी पांचवे भाव से है। एंटरटेनमेंट, मनोरंजन हमारा, वह भी पांचवे भाव से है। ठीक है, तो पांचवा भाव इन सब चीजों से है। आज आप लोगों का जो भाव है ना, वो अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। ठीक है। मैं ये यह सोच कर चला था क्लास को लेकर कि भाई आगे पहले इन भावों को रख देते हैं, उसके बाद जब जो एडवांस में जो चीजों को देते हैं, उसे हम बाद में देंगे। परंतु जब हमें यह एहसास हुआ कि आप लोग भाव क्लियर नहीं कर पा रहे हो, तो हम सोचे इसे पहले ले आए तो कहीं आप लोगों का क्लियर हो जाए। सुखी जीवन जीने के लिए जो पांचवा भाव है ना, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है हमारे जीवन। क्योंकि जो हमारी बुद्धि है वही पांचवा भाव है। यदि हमारी बुद्धि अच्छी नहीं है, तो बहुत तो पटी हो, बहुत कुछ है, अपनी बुद्धि से हम उसे नष्ट कर देंगे। यदि यह भाव अशांत, अर्थात यह भाव खराब हो जाए किसी व्यक्ति का, तो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत सारी गलतियां करता है। वह जो गलतियां करता है, वह अपने जीवन में खासकर नरक बना लेता है अपने जीवन को। इस जन्म में जो आपके संतान होंगे ना, वह आपके पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार हैं। यदि इस जन्म में अच्छे संतान आपको मिले हैं, तो आपके पूर्व जन्म के जो कर्म हैं, वो बहुत अच्छे रहे, इसलिए आपको अच्छे संतान की प्राप्ति हुई है। आगे जाकर आप किसी व्यक्ति को रेमेडी दोगे या फिर आप खुद रेमेडी करोगे, तो वहां भी आपको पांचवा और नौवा भाव बहुत संभाल कर और देख कर समझना होगा। क्योंकि पांचवा और नौवा भाव यदि किसी व्यक्ति का, हमारा आपका किसी का भी हो, यूनिवर्सली मैं कह रहा हूँ, नेचुरल है यदि पांचवा या नौवा भाव किसी व्यक्ति का इफ्लेक्टेड है, तो उसे आप 50 नहीं 500 रेमेडी दे दो, ठीक नहीं होने वाला है। तो पांचवा या नौवा भाव किसी व्यक्ति का इफ्लेक्टेड है, तो उसका प्रॉपर जड़ में जाकर इलाज करना है। बताइए उसका। सर हम ये पूछते थे, कई लोगों के बच्चे नहीं होते हैं ना। हाँ, तो कई लोग के बच्चे नहीं होते हैं, तो उनकी कुंडली आप उठा के देखो, पांचवें भाव से, पांचवा भाव आपको पता चल जाएगा। मतलब उनके कर्म का कैसे उसमें सोचे, जैसे अब अभी आपने बताया कि अच्छे बच्चे हैं तो कर्म अच्छे हुए होंगे, ऐसे करके। जैसे तो उनका पांचवें भाव में यदि मेलेफिक प्लैनेट बैठ जाए, मंगल शनि हाँ, राहु केतु बैठ जाए, तो क्या देगा? बैड बच्चे देंगे। आशुतोष जी, भाव संबंधित जो अंग है वह अभी आपको इसलिए नहीं बताया जाएगा क्योंकि वह मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है।
और माफ कीजिएगा, भाव संबंधित जो अंग होते हैं वह राशियों के अनुसार लिए जाते हैं, ना कि भाव के अनुसार। तो जिसे हम रेमेडी करते हैं ना, तो उसके लिए भैया बहुत काम आता है, क्योंकि किसी व्यक्ति की बुद्धि ही खराब है और उसे हम रेमेडी पे रेमेडी दिए जा रहे हैं, तो वो काम करेगा नहीं करेगा, सिंपल है। तो किसी व्यक्ति को या हम उसके ग्रहों को अलाइन कर रहे हैं, जिसे लाइफ टाइम अलाइनमेंट जो हम करते हैं, जो मैं बार बार कहता हूं आप लोगों से कि मैं उस पर चर्चा करूंगा कर्मा अलाइनमेंट पे। जब हम किसी व्यक्ति के ग्रहों को अलाइन कर रहे हो या रेमेडी दे रहे हैं, तो पांचवें और नौवें भाव का निरीक्षण, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करने की आवश्यकता है। यदि आप नहीं कर रहे हैं तो वहां आपकी समस्या है। क्योंकि यदि आप उस व्यक्ति के पांचवें और नौवें भाव को नहीं देख रहे हैं, तो क्योंकि पांचवा भाव बुद्धि, नौवा भाग्य और पितृ देवता, जिस व्यक्ति के पितृ देवता ठीक होंगे, जिस व्यक्ति का भाग्य ठीक होगा, जिस व्यक्ति का बुद्धि ठीक होगा, उससे तो सब कुछ मिल सकता है ना। अब छठे भाव को समझिए। छठा भाव क्या है हमारा? ऋण है, कर्ज है, शत्रु है, एनिमी है, रोग है, डिजीज है। इस घर के जो प्रमुख कारक होते हैं ना, यही है। सबसे बड़ा जो प्रमुख कारक हैं इस घर के, यही तीन है। इसमें पिछले क्लास में मैंने आपको बताया होगा, इसमें 6 शत्रु आते हैं, जिसे हम षड रिपु कहते हैं। षड रिपु अर्थात 6 शत्रु कौन कौन से हैं, या कहीं बाहर कहीं होते हैं, या फिर इसमें जो शत्रु जो योग प्रयोग किया गया है शब्द का, या ऐसे ही नहीं आया है। 6 शत्रु हमारे खुद के हैं और सभी के हैं, हमारे आपके सभी के हैं। उससे ही हमें लड़ना है। कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। ठीक है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। इसका अर्थ क्या है? लालच, क्रोध, वासना, इच्छा, अभिमान और अहंकार। यदि कोई नहीं समझ पा रहे होंगे तो इसे इंग्लिश में समझ लीजिए। ग्रीड, एंगर, लस्ट, डिजायर, साथ में यह जो भाव है वो हमारे कंपटीशन का, प्रतियोगिता का भी भाव होता है। हमारे खेल का भी भाव होता है पांचवा, जो माफ करना छठा। कोर्ट केस को भी हम छठे भाव से देखते हैं। वकील को हम छठे भाव से देखते हैं। नौकरी को हम छठे भाव से देखते हैं। डॉक्टर को हम छठे भाव से देखते हैं। फाइनेंशियल को हम छठे भाव से देखते हैं। दैनिक जो दिनचर्या हमारी होगी, जो डेली रूटीन होगा, उसे हम छठे भाव से देखते हैं। डाइटिंग, कोई व्यक्ति डाइटिंग पे रहता है ना, आहार, वह भी कहाँ से हम देखेंगे? छठे भाव से देखेंगे। एक्सरसाइज कोई व्यक्ति करता है, व्यायाम करता है, वह हम कहाँ से देखेंगे? छठे भाव से देखेंगे। अब छठे भाव को समझ लीजिए। छठे भाव में यदि कोई ग्रह बैठ जाए, ठीक है, वो ग्रह में यह संकेत कर रहा होता है, उस ग्रह से संबंधित, बहुत ध्यान से समझिएगा इसे, यदि नहीं समझ में आया तो पूछ लीजिएगा। उस भाव से, उस ग्रह से संबंधित जो शरीर हमारा है, ठीक है, जैसे सूर्य मस्तिष्क है ना, सूर्य मस्तिष्क है, वह मस्तिष्क है जिसे हम छू सकते हैं, ठीक है। बुध हमारा नस है, शनि हड्डी है, गुरु लीवर है। वैसे ही यदि छठे भाव में कोई भी ग्रह बैठता है, तो उस अंग से शारीरिक कष्ट हमें प्राप्त होगा। जैसे छठे भाव में यदि गुरु बैठ जाए, तो लीवर संबंधित आपके जीवन में पीड़ा रहेगी, ठीक है।
साथ में यह भाव जो है वह आपकी दूसरों से दुश्मनी को भी दिखाता है। मान लीजिए यदि आपके छठे भाव में मंगल हो जाए तो आपका शरीर ही आपका शत्रु है। अब बोलो कैसे भाई? शरीर आपका जो है ना वो स्टेबल नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ बीमारियां उसमें लगी रहेंगी, क्योंकि मंगल देहा है, शरीर है हमारा, तो कुछ ना कुछ परेशानियां हमारे शरीर में लगी रहेगी। यदि वहां सूर्य बैठ जाए, वहां क्या होगा? आपकी प्रसिद्धि, देखते हैं जो नेता होते हैं या फिर जो बड़े बड़े लोग होते हैं, उनकी प्रसिद्धि ही उनकी दुश्मन बन जाती है कि भैया मार दो इसे। राहु बैठे तो? राहु बैठेगा, राहु भी राजनीति है। आपकी प्रसिद्धि, आपकी डिजायर आपको मार देगी। आपके जो डिजायर है ना, वह आपको मार देंगे। ठीक। क्योंकि राहु हमारी इच्छा है। जैसे आपने इस फिल्म को देखा होगा, अभी कौन सा फिल्म आया था बीच में, केजीएफ, देखे होंगे आप लोग। नहीं, हम नहीं देख रहे। चलिए अच्छी बात है। ये जो केजीएफ फिल्म है ना, इसके अंतर्गत जो अभिनेता होता है, उसकी इतनी इच्छा बढ़ जाती है अपने वेल्थ को बढ़ाने की, वह व्यक्ति, उसकी इच्छाएं खत्म नहीं होती है। वही स्थिति छठे भाव में यदि राहु आ जाए तो उसकी इच्छा अनंत होगी, और उसके इच्छा ही उसकी शत्रु बन जाएंगे। दूसरा, राहु पेट होता है, तो पेट संबंधित भी शारीरिक समस्या आपको दे सकता है। अब सातवें भाव को हम समझ लेते हैं। एक और बात समझ लीजिए छठे भाव से, याद आ गया। रोजमर्रा जो डेली का जो काम होता है ना हमारा प्रतिदिन का, यह भी छठा भाव ही दिखाता है। यदि आपके छठे भाव में कोई मैलेफिक प्लैनेट बैठ जाए तो आपके जो दिन, जो डेली रूटीन है ना, दिनचर्या आपकी है, जो रोजमर्रा की आपकी जिंदगी है, उसमें नहीं, एक व्यक्ति है वो आपका कहता है कि जो व्यक्ति आपको कह रहा हो कि हम व्यस्त हैं, वो व्यस्त नहीं है, वो अस्त व्यस्त है। ठीक है? तो जिस व्यक्ति के छठे भाव में कोई मैलेफिक प्लैनेट चला जाए, तो वह व्यक्ति का जीवन पता है क्या होगा? अस्त व्यस्त हो जाएगा। उस व्यक्ति का जीवन क्या होगा? अस्त व्यस्त हो जाएगा। और सातवें भाव में मेलेफिक बेनिफिक दोनों रहे तो? जी, मेलेफिक बेनिफिक दोनों रहे तो? मैलिफिक बेनिफिक दोनों रहे तो अब कौन कौन से ग्रह हाँ। हैं उससे पता करेंगे हम। अच्छा। कौन कौन से ठीक। ग्रह हैं बताइए? गुरु और राहु। गुरु और राहु है, दोनों एक दूसरे से अपोजिट है, जी। दोनों वायु कारक है। अब दोनों क्या करेगा आपके साथ, यदि आपकी कुंडली या किसी कुंडली में हो, तो वो क्या करेगा? एक अपनी ओर खींचेगा, एक अपनी ओर खींचेगा। एक आपके जीवन को ठीक करना चाहेगा, जैसे आप पूजा पाठ करोगे, भगवान की सेवा करोगे, गुरु ब्राह्मणों सबके अंतर्गत अर्थात थोड़े ये रहोगे, तो आपकी जो रोजमर्रा की जो डेली रूटीन की जो है वो कुछ ठीक रहेगी। यदि इन सब चीजों से आपका अलगाव हो जाएगा, अर्थात इन सब चीजों से आपकी दूरियां बन जाएगी, तो आप देख लीजिए आपका जीवन जो है वो व्यस्त नहीं अस्त व्यस्त हो जाएगा। ठीक है? ठीक। सातवां भाव, सातवां भाव किन चीजों के लिए जाना जाता है? विवाह के लिए, जीवन साथी के लिए, मैरिज स्पाउस के लिए, जो हम पार्टनरशिप साझेदारी करते हैं उसके लिए, जो हम बिजनेस व्यवसाय करते हैं उसके लिए, जो सार्वजनिक प्रभाव, जो पब्लिक अपेयरेंस जो हमारे होते हैं, ठीक है, पब्लिकली जो अपेयरेंस होते हैं, जो समाज में हमारा प्रभाव होता है सार्वजनिक, वह भी हमें यहीं से दिखता है। जो हमारा इमेज है, छवि हमारी है, वह भी यहीं से दिखता है। विदेश में हम निवास करेंगे या नहीं करेंगे, विदेश में हम रह पाएंगे, वहां हम
घर ये सब जो होता है वो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, अभी सातवां भाव बताएगा। हालांकि इसमें 12वां भाव और 9वां भाव इंक्लूड होना चाहिए, क्योंकि 12वां भाव विदेश है और 9वां भाव लंबी यात्रा है। तो ये दोनों यदि मिले रहेंगे तो विदेश में निवास संभव है। और इसलिए मैंने बताया कि विदेश में आप सेटल हो सकते हैं सातवां भाव के अंतर्गत। क्यों? क्योंकि जब आप चौथे से चौथा गिनेंगे भयात भावम से, तो चौथे से चौथा कौन आ जाएगा? सातवां आ जाएगा ना। तो चौथा तो अपना घर हो गया, और अपने घर से दूर वो कौन हो गया? वो सातवां घर हो गया। सातवें भाव में जो भी ग्रह बैठ जाए वो सबसे ज्यादा प्रभाव किस पे डालता है? हमारे मैरिज पे। ठीक है, जो विवाह है उस पे सबसे बड़ा प्रभाव उसका होता है। यदि सूर्य बैठ जाए और सूर्य यदि वहां पे बेनिफिक है तो क्या देगा? स्वाभिमान देगा। यदि वहां खराब सूर्य बैठा हुआ है तो ईगो दे देगा, लड़ते रहो। यदि राहु बैठ गया अच्छा है तो जैसे ही आपका विवाह होगा तो आप इंटरनेट से जुड़ जाओगे और भी चीजों से जुड़ जाओगे। आपके डिजायर जो है वह फुलफिल होने लगेंगे, फुलफिल होने लगेंगे। यदि राहु खराब बैठ गया तो भ्रम दे देगा, धोखा दे देगा, जीवन बर्बाद। ठीक है। यदि केतु बैठ जाए सातवें भाव में, ठीक है, तो क्या देगा? वहां अलगाव कर देगा। अलगाव क्या करेगा? अलग कर देगा दोनों को। क्योंकि केतु काटता है, मैं बार बार आप लोगों को काट चुका हूं। परंतु यदि वहां पे केतु बैठा है सातवें भाव में और दोनों व्यक्ति एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, तो क्या अलगाव होगा? तथा नहीं। नहीं अलगाव होगा। इस स्वभाव से हम क्या देखते हैं? अपने जीवन साथी को देखते हैं, जीवन साथी के स्वभाव को देखते हैं। जीवन साथी किस दिशा से होगा उसका भी वर्णन हम यहीं से देखेंगे। अर्थात जो हमारा स्पाउस होगा, जो हमारा पार्टनर होगा, उसकी पूरी जानकारी हमें सातवें भाव से मिलेगी। यदि आप बिजनेस करना चाहते हैं, वह भी सातवां भाव है, बिजनेस आपको देगा। अब बिजनेस किस प्रकार का, अर्थात बिजनेस जो करेंगे उसका नेचर क्या होगा, उसकी प्रकृति क्या होगी, वह कौन बताएगा? सातवां भाव बताएगा। या सातवें घर में जो ग्रह बैठे हैं उसके माध्यम से हम जान सकते हैं। आठवां भाव, आठवां भाव को समझने से पहले सबसे पहले अपने आप को समझ लीजिए। जो आपके दोष होते हैं, जो आपके अवगुण होते हैं, उसे आप छिपा कर रखते हो या सबके सामने दिखा कर रखते हो? छिपा कर रखते हो। आठवां भाव क्या है? छिपा हुआ है। ठीक है। आठवां भाव क्या है? हमारा निजी दोष है। जो हमारे निजी दोष है ना, वह आठवां भाव है। तो पर्सनल फॉल्ट जो हमारे होते हैं, आज तो आशुतोष जी माइक को बंद कर लीजिए। निजी जो हमारे फॉल्ट होते हैं, जो पर्सनल जो हमारे फॉल्ट होते हैं ना, वो क्या है? आठवां भाव है। हमारे दर्द का, हमारे सफरिंग का, हमारे पेन का, पीड़ा का आठवां भाव है। ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी का दीर्घ आयु या अल्प आयु का आठवां भाव है। ससुराल का आठवां भाव है। आप आप लाभ, लाभ हमें, जो लाभ हमें एकाएक मिले, या जो लाभ हमें अप्रत्याशित, जो हमें पता भी नहीं है, वो मिल जाए, वो कहाँ से आएगा? आठवें भाव से आएगा। इसलिए ससुराल आठवां भाव होता है, ससुराल से धन मिलता है। ठीक है। विरासत,
विरासत समझते हैं आप लोग? किसी किसी व्यक्ति को विरासत में बहुत चीजें मिलती हैं। हेरिटेज। हम्म। इनहेरिटेड। तो किसी व्यक्ति को विरासत में कुछ मिला है तो उसका आठवां भाव जो है वो बिल्कुल स्वस्थ होगा, बीमार नहीं होगा, बहुत अच्छा होगा आठवां भाव उसका। जो टैक्स हमारा होता है ना, सर प्रॉपर्टी भी उसी में विरासत में मिली है तो? विरासत में तो भाई बहुत कुछ मिल सकता है। विरासत में आपको, यदि आठवां भाव, इस बात को भी ध्यान में दीजिएगा, यदि आठवां भाव आपका खराब है, मुझे 1 मिनट का समय दें। यदि आपका आठवां भाव खराब है तो वो क्या देगा आपको? विरासत में आपके घर वालों के तरफ से आपको पीड़ा भी दे सकता है, आपको कोर्ट केस भी दे सकता है, आपको सफरिंग भी दे सकता है, क्योंकि वही विरासत में आपको मिल रहा है। यदि आठवां भाव स्वस्थ है तो आपको प्रॉपर्टी, धन दौलत, बहुत सी चीजें आपको दे सकता है, वो भी विरासत है। विरासत में कहीं कहीं आपको बहुत झगड़े भी मिल सकते हैं, जमीन इन सब को लेकर, वह भी विरासत। जो सर्जरी वगैरह होता है ना, वह भी आठवां भाव है। दुर्घटनाएं, जो एक्सीडेंट होते हैं, वह भी आठवां भाव है। जो पैसे हम अर्जित नहीं करते हैं, अर्थात जो पैसे हम नहीं कमाते हैं, एकाएक कहीं से आ जाए, वह क्या है? आठवां भाव है। लॉटरी, लॉटरी होता है ना, वह भी आठवां भाव है। और बहुत सी चीजों से आप जोड़ सकते हैं, जैसे गड़ा हुआ धन, आठवां भाव। ठीक है। आठवें भाव को समझते कैसे हैं? आठवां भाव में जो भी ग्रह बैठ जाए ना, आप आज ही अपनी कुंडली देख लीजिएगा, आपके दुख और पीड़ा का कारण बनते हैं। आपके दुख का कारण और आपके पीड़ा का कारण आठवां भाव बनता है। यदि सूर्य है आठवें भाव में, तो पिता या फिर आप स्वयं अपने आप से, अपने पिता से, या अपने नेम फेम, इन सब के कारण परेशान रहेंगे, पीड़ा में रहेंगे। यदि चंद्रमा है तो माँ के कारण या मन के कारण। यदि मंगल है तो अपने छोटे भाई या अपने शरीर के कारण, या अपने गुस्से के कारण आप परेशान रहेंगे, सफरिंग करेंगे। ठीक है। बहुत बड़ी चीज, आठवां भाव जितना पैसा दे सकता है। ठीक है, क्योंकि आज सभी को पैसा ही चाहिए। सभी लोग आज भौतिक सुख सुविधा के पीछे ही चल रहा है। सभी को क्या चाहिए? सिर्फ पैसा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो आठवां भाव जिस भी व्यक्ति का आठवां भाव अच्छा है, तो जितना पैसा उसे आठवां भाव दे देगा, उतना पैसा उसे कहीं से नहीं मिल पाएगा। क्यों? क्योंकि आठवां भाव जो हमारा होता है ना, वो अचानक किसी भी चीज को देता है। वो बोल कर नहीं आता है, पीड़ा भी बोल कर नहीं देता है कि मैं बोल रहा हूँ, मैं इसे दे रहा हूँ, नहीं, अचानक देता है चीजों को। इसीलिए जो आठवां भाव होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अब क्यों होता है? दूसरे से ठीक सातवां भाव कौन सा है? आठवां भाव है। ठीक है। अब नौवे भाव पे हम चलते हैं। ठीक है। नौवा भाव समझते हैं अब। नौवा भाव क्या है? हमारा लक है, हमारा भाग्य है। फिर क्या है? पिता है, फादर। गुरु है, पूर्वज। जो हमारे पूर्वज होते हैं, वह क्या है? नौवा भाव है।
जो हमारा डीएनए है, डीएनए का फुल फॉर्म किसी को पता हो, मुझे नहीं है पता, ठीक है। तो डीएनए क्या है, वह भी हमारा 9वां भाव है। उसके साथ में जो उच्च शिक्षा हम लेते हैं, हायर लर्निंग, वह क्या है, 9वां भाव है। किसी को कुछ चीजें हम दे रहे हो, क्योंकि देने का जो भाव होता है वह जल्दी किसी के पास नहीं होता है, तो देने का भी भाव क्या है, 9वां भाव है। किसी को आप अच्छी सलाह दे रहे हैं, ग्रेट एडवाइस दे रहे हैं, वह क्या है, 9वां भाव है। आदर्शवाद, आदर्शवाद अर्थात आइडल, क्या कहते हैं इसे, समझ लीजिएगा आप लोग, मुझे मैंने बताया ही, ठीक है। धार्मिक विचार, जो रिलीजियस थॉट होते हैं, वह क्या है, 8वां भाव है, 9वां भाव है। जो प्रकाशन है, जो पब्लिकेशन होता है, वह क्या है, 9वां भाव है। जो हमारी लंबी दूरियां होती हैं, वो क्या है, 9वां भाव है। रिलेशनशिप सर, जी, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप बोल रहे हैं? नहीं नहीं, लॉन्ग डिस्टेंस, हम लंबी यात्रा से मैंने बताया आपको। नौवा भाव क्या है, हमारे पितृ देवता भी हैं। नौवे भाव को समझते कैसे हैं, उसे भी देख लीजिए। जैसे पहले भी मैंने आप लोगों को बताया, जो 9वां भाव होता है और 5वां भाव होता है, इसे देखकर ही कोई रेमेडी दी जाती है, ठीक है। ऐसे आप कुछ भी अगले को दे दो, वो सूट नहीं करेगा उसे, ठीक है। तो 9वां और 5वां भाव देखकर ही रेमेडी देनी चाहिए। इन दोनों भाव को बहुत अच्छे से ध्यान में रख के ही आप किसी को उपाय दें, तो वह बेहतर रहता है। ऐसे जो हो वो समस्या आ जाता है व्यक्ति के जीवन में, ठीक है। उसके साथ में इस घर की यदि बुरी स्थिति हो ना, इस घर की यदि बुरी स्थिति हो, तो क्या होता है, पित्त दोष लगता है उस व्यक्ति को। पित्त दोष उस व्यक्ति को लगता है यदि इस घर की बुरी स्थिति हो तो, अर्थात कोई मैलेफिक प्लैनेट यहाँ आकर बैठ जाए, तो उसे क्या देगा, पित्त दोष दे देगा, जिसके कारण व्यक्ति को बहुत कष्ट होते हैं उसके जीवन में। जैसे बहुत सारी चीजें हैं, पूर्वजों का आशीर्वाद न मिलना, भाग्य का साथ न होना, ये सब है, ठीक है। अब 10वां भाव पे हम बढ़ेंगे। 10वां भाव, 10वां भाव क्या है, हमारे पैसे या कर्म का घर है, ठीक है। द प्राइम हाउस ऑफ प्रोफेशन और कर्मा। सरकार, 10वें भाव से हम सरकार को भी देखते हैं, गवर्नमेंट को भी देखते हैं, अथॉरिटी को भी 10वें भाव से देखते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को भी 10वें भाव से हम देखते हैं। इन सब चीजों को इस घर के माध्यम से हम देखते हैं, समझते हैं, ठीक है। जो 10वें घर में स्थित ग्रह होते हैं, वह आपके कैरियर पर बहुत बड़ा प्रभाव डालते हैं, बहुत बड़ा प्रभाव। उदाहरण में समझ लें हम इसे, यदि 10वें भाव में मंगल बैठ जाए, तो आप सीधे, कुछ इधर उधर नहीं, सीधा आप मंगल के काम कर सकते हैं, मंगल के कारकों का काम कर सकते हैं, जमीन का, रियल एस्टेट का,
विपंस का, इन सब का आप काम कर सकते हैं। यदि 10वें भाव में गुरु बैठ जाए तो क्या होगा? वह आपको टीचर बना देगा, गुरु बना देगा, ठीक है, इन सब चीजों को वो आपको दे देगा। आप जो भी कर्म करते हैं अपने जीवन में, वह 10वां भाव ही दर्शाता है आपके अच्छे कर्म या बुरे कर्म। इसलिए कहा जाता है आपके कर्म अच्छे होंगे तो आपके जीवन में आपका जो प्रोफेशन है वो बहुत अच्छा होगा। यदि आपके कर्म अच्छे नहीं होंगे तो आपका जो प्रोफेशन है वो बेहतर नहीं रह पाएगा। स्पष्ट रूप में कहा जाता है, ठीक है। यदि आप प्रोफेशन को अपना अच्छा रखना चाहते हैं तो कुछ मत कीजिए। प्रोफेशन को यदि आप अपना अच्छा रखना चाहते हैं तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप अपने कर्म को ठीक कर लीजिए, आपका प्रोफेशन स्टेबल हो जाएगा। एकादश भाव, एकादश भाव क्या है? बड़े भाई बहन का है। हमारी जो आशाएं होती हैं हमारी कुंडली से या लोगों से, वह भी 11वां भाव है। हमारी जो इच्छाएं होती हैं वह भी 11वां भाव है। जो बहुत बड़े बड़े लाभ होते हैं हमारे जीवन में वह भी 11वां भाव है। और जो मुनाफाएं जो हमें होता है, जो प्रॉफिट हमें होते हैं वह भी 11वां भाव है। एकादश भाव को हम समझते कैसे हैं? एकादश भाव में जो भी ग्रह बैठ जाए ना, वह आपके लाभ को दर्शाता है, ठीक है। क्या दर्शाता है? आपके लाभ को। लाभ कहाँ से आएगा? ये जो कुंडली है, मैं स्पष्ट बता दूं, ये मेरी कुंडली है, ठीक है। यहाँ आपको यह दिख रहा होगा, यहाँ आप लोगों को गुरु और केतु 11वें भाव में दिख रहा है। मेरा जो पूरा जीवन है अभी तक कहा जाए तो इन दोनों पे ही है। केतु एस्ट्रोलॉजी, गुरु कर्मकांड, टीचिंग, इन सब चीजें। तो स्पष्ट रूप में वही है, जो आपके 11वें भाव में ग्रह बैठे हैं वह आपकी सभी इच्छाओं को वही पूरा करेंगे, और कोई पूरा करने वाला नहीं है, भूल जाइए। द्वादश भाव, द्वादश भाव क्या है हमारा? अलगाव है, आइसोलेशन है, मोक्ष है, हमारी मुक्ति भी है, हॉस्पिटल अस्पताल भी है। फिर जो विदेश यात्राएं हैं, अर्थात जो विदेश है वह भी है। यात्रा आ जाएगा तो 9वां भाव जुड़ जाएगा, ठीक है। सिर्फ विदेश क्या 12वां भाव है। जो हमारा व्यय है, व्यय अर्थात जो हम खर्च करते हैं, वो क्या है? 12वां भाव है। जो हमारा बेडरूम, जो हमारा शयन कक्ष है, वो क्या है? 12वां भाव है। हमारी नींद क्या है? 12वां भाव है। हम इन्वेस्टमेंट कहीं करते हैं, वह क्या है? 12वां भाव है। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो है वह क्या है? 12वां भाव है। जैसे किसी व्यक्ति का 12वें भाव में कोई ग्रह बैठ जाए और वह उसे परेशान कर रहा हो, तो उसे तो यूटिलाइजेशन के लिए क्या करना होगा? विदेश जाना होगा, और तो कोई उपाय नहीं है। वह व्यक्ति योगा करे या ध्यान करे तो भी वह उसका जो 12वां भाव है वो यूटिलाइज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि योगा और आपका ध्यान का भी क्या है? 12वां भाव ही है। जो हमारी छिपी हुई प्रतिभा है वह भी 12वां भाव है।
जो हमारे हिडन टैलेंट है वह क्या है, 12वां भाव है। जैसे लोग बोलते हैं अरे यार उसकी तो कमजोरी मैं जानता हूँ, दुखती हुई नस उसकी मुझे पता है। वह दुखती हुई नस कौन दिखाएगा हमारे कुंडली में, वह 12वां भाव दिखाएगा हमारे कुंडली में कि हमारी दुखती हुई नस क्या है। जो ग्रह वहां बैठा रहेगा वही कहीं ना कहीं दुखती हुई नस को देगा। जो ग्रह 12वें भाव में स्थित होगा वह क्या देगा, आपके खर्चे को स्रोत को वह बताएगा, खर्च कहाँ हो रहे हैं। ठीक है, जैसे इस कुंडली में देखिए, शनि बकरी है, 12वें भाव में है। जो भी खर्च होगा वो कर्म या प्रोफेशन के पीछे खर्च होगा। आपकी कमजोरी भी वह 12वां भाव बताता है जो मैंने बताया। और रिश्तों के लिहाज से, अर्थात जो रिश्ते होते हैं, जो हमारे रिश्ते नाते होते हैं, खासकर जो दाम्पत्य जीवन है, वह भी 12वां भाव ही है। 12वां भाव, यदि आप किसी की स्टडी कर रहे हो दाम्पत्य जीवन की, तो उसके 12वां भाव की भी देख लो, क्योंकि जो बेडरूम है ना वह 12वां भाव है, उसे भी देखना अनिवार्य है। क्योंकि यह जो है वह आपका शयन कक्ष है, वह आपका बेडरूम है। बेडरूम को भी 12वां भाव ही हमें दिखाता है। ठीक है, यहाँ तक में किसी कोई प्रश्न है 12 भाव को लेकर तो आप अगर पूछिए। 12वां भाव में केतु हो तो? जी, अगर 12वां भाव में केतु हो तो? यदि 12वें भाव में केतु बैठ गया तो वो मोक्ष को दिखा रहा है। 12वें भाव में यदि केतु बैठा हुआ है तो आपको स्पष्ट रूप में क्या कर रहा है, मोक्ष को दिखा रहा है। खर्चे जो आपके हैं उससे आपको डिटैच कर रहा है, इन्वेस्ट आप नहीं कर पा रहे हैं। जो इन्वेस्टमेंट होता है वह आप नहीं कर पा, क्योंकि उससे वो काट रहा है, आपको हटा रहा है। ये किसकी कुंडली की आप चर्चा कर रहे हैं सदा, आपकी ही कुंडली है क्या? नहीं नहीं नहीं, इनका देख रहे थे। अच्छा। खैर, जैसे उस व्यक्ति का जैसे होता है डिटैच करता है, इन्वेस्ट व्यक्ति नहीं कर पाता है, क्या वो इन्वेस्ट कर पाते हैं कहीं या नहीं कर पाते हैं? नहीं नहीं, चंद्रमा के साथ केतु है। चंद्रमा के साथ केतु है, चंद्रमा केतु है, चंद्रमा को और केतु को चेष्टा बल पूछता है। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न? रुचिता, आपको समझ में आया आज 12वां भाव अच्छे से, या फिर कोई समस्या इसमें है? सर अगर किसी की कुंडली में गुरु ही नहीं है तो फिर वो इंजीनियरिंग कर लिए हैं तो वो कैसे करे हो? क्या 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 क्या? नहीं, गुरु तो पढ़ाई का वो सबका वो देते हैं ना गुरु। गुरु कहाँ बैठे हैं? नहीं है, कहीं भी नहीं है, पूरे पूरे उनकी कुंडली में ही नहीं है। पर वो असंभव, इंजीनियरिंग असंभव है। गुरु कुंडली में ऐसे हो, कुंडली में नहीं है, निश्चित ऐसे ही होंगे। सुनी हूँ। ऐसे ही सुनी हूँ, वो एक ही नहीं है करके किसी ने मुझे बताया, इसीलिए मुझे नहीं नहीं, पता वो लगा। वो गलत है। नवग्रह जो है वो नवग्रह रहेंगे ही, जिसने कुंडली बनाई है वो गलत बनाई है फिर। ऐसा है क्या? हाँ, डेट ऑफ बर्थ आप हमें दे दीजिएगा, हम उससे देख लेंगे, क्योंकि वो कुंडली ही गलत बनाई गई है। वो फिर भ्रम दिया जा रहा है, कैसे नहीं होंगे भाई? वही तो देखिए मैं टेंशन में आ गई थी। नहीं, वह व्यक्ति जो है वो किसी न किसी प्रकार जन्म ही लिया है ना, जन्म लिया है हाँ तो उसका वही डेट तो, ऑफ बर्थ भी होगा। हम टेंशन में कल से। डेट ऑफ बर्थ होगा तो उसका डेट ऑफ बर्थ होगा, टाइम ऑफ बर्थ होगा, प्लेस ऑफ बर्थ होगा। जब ये तीनों चीजें हैं तो उसकी कुंडली हम्म। तो बननी निश्चित है, जब बनेगी तो नवग्रह 9 के 9 ग्रह रहेंगे। अब तो वही भाई तो 12 ग्रह हो गए हैं। तो इसीलिए यूरेनियस मुझे है, डाउट आता है, आपको पूछा मैंने। यूरेनियस है, नेपच्यून है, प्लूटो है, अब तो 12 ग्रह हो गए हैं। तो नवग्रह तो है ही। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न? आज तो लगता है लोग क्लास में आ ही नहीं पाए हैं, 3:30 से कर दिए, इसके कारण लगता है। जो भी है,
ठीक है, हम ये रिकॉर्डिंग बंद कर रहे हैं, किसी का कोई प्रश्न है तो